साथियों, संसार में बहुत सी चीज़ों को शुरुआत से जो ठगने वाले होते हैं हर तरीके से ठग के चले जाते थे। आज यदि देखा जाए तो कई घोटाला को आपने नाम सुना होगा। हर तरीके का घोटाला होता है। जो संसद में सत्र चलने की पारी आती है, जहां जनता का पैसा का दुरुपयोग ही किया जाता है, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होने की वजह से है कि सांसद सत्र भी चलता है और वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ की बात होती है कि फलाना इसका घोटाला हुआ, उसका घोटाला हुआ, उसका घोटाला हुआ। लेकिन जहां जनता की घोटाला हुआ है, जहां जनता का पैसा दिलाया जाए, जो एक सबसे बड़ी घोटाले में गिनती आ सकती है, उस घोटाले का नाम कोई सामने ला ही नहीं रहा है। इनके पीछे पता करते हैं कि कब से इनकी लड़ाई चल रही है और कब से घोटाले की शुरुआत हुई है और कितना घोटाला अब तक में हो चुका है, जो कि एक गरीब जनता जो कि दिन के 10 रुपए 5 रुपए जमा करके और उनका पैसा कहाँ गया, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, लोग उस पैसे को लेने के लिए आगे भी नहीं आ रहे, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैंने 5 रुपए दिन का बर्बाद किया है और जहां लड़ाई लड़ने की पारी आएगी वहां हजारों की जाएगी रोज की। इसलिए बहुत सारे आदमी पीछे बैठ जाते हैं और ये सबसे बड़ा घोटाला है। ऐसे में ही इस घोटाले का उजागर करने के लिए मदन लाल जी, जो एक दायित्व निभा करके गरीबों का मसीहा बने हैं, आज उन्हीं से डायरेक्ट आपके रूबरू कराते हैं और बात कराते हैं। सर जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। सबसे पहला, इसमें सबसे बड़ा घोटाला कब से चला आ रहा है और कितने का है? देखिए, जो ठगी के मामले हैं ये होने को तो हालांकि आज़ादी के तुरंत बाद से शुरू हो गए थे, जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन वो बहुत छोटे स्तर पर हुआ करते थे। 1978 आते आते स्थिति ये बनी कि बड़े बड़े ठगी प्रकरण होने लगे और 1978 में फिर इन ठगी प्रकरणों को रोकने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, चिट एंड प्राइज मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978। उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि ये जो चिट फंड के घोटाले हैं इनके लिए ये कानून होगा, स्पेशल कोर्ट बनेंगी और इस कानून के तहत इनमें एक्शन होगा और लोगों के पैसे वापसी की व्यवस्था उस कानून में भी की गई थी। लेकिन उस कानून में इतने झोल पड़ गए कि उसके बावजूद भी वो रुका नहीं। ठगों ने दूसरे तोड़ निकाल लिए। चिट फंड की जगह फिर बाकायदा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ली, लिमिटेड शेयर इक्विटी वाली कंपनी बना ली, फर्म बना ली। फिर उसमें संशोधन किया गया 1982 में, तो भी नहीं रुका। चीटिंग के मामले जो है ठगों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया और फिर उन्होंने मल्टी स्टेट कंपनी बनानी शुरू कर दी, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। उनके माध्यम से लोगों को ठगने लगे। फिर सरकार ने सेबी एक्ट बनाया, फिर कंपनी एक्ट में संशोधन किया 2013 में, फिर और कई कानून बनाए, आरबीआई एक्ट बनाया, एनबीएफसी एक्ट बनाया, 2002 में मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया। लेकिन ये ठगी प्रकरण रुके नहीं। तो अंत में जब ये मामला इतना हो गया कि करोड़ों की तादाद में लोग इफेक्टिव हो गए और 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड कर लिया ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण, 1250 सैनिकों ने जो है वर्ष 2018 में आत्महत्याएं कर ली। तो फिर हमारी सरकार ने, संसद ने आरबीआई की गाइडलाइन पर एक नया एक्ट बनाया, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भी बोल देते हैं। इस कानून में सरकार ने बड़े पुख्ता प्रोविजन किए और ये कहा कि आज और अभी से 21 फरवरी 2009 से जितनी भी इस तरह की कंपनी है, चाहे वो नॉन बैंकिंग हो, चाहे वो चिट फंड की हों, चाहे रेगुलेटेड हों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हों, अनरेगुलेटेड हों, फर्म हों, कॉरपोरेशन हों, एसएसजी हों, इन केस जो अनडिवाइडेड फैमिली कंपनीज होती हैं उनको भी इसमें कवर्ड किया गया और सबको एक झटके से बैन कर दिया मोदी सरकार ने। और इसी कानून में ये प्रोविज़न किया गया कि जो भी जमा करता है, जिन्होंने भी इन कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना पैसा जमा किया है, उनके उस पैसे की रिकवरी के लिए, भुगतान के लिए सरकार हर जिले में एक सक्षम अधिकारी और कुछ सहायक सक्षम अधिकारी नियुक्त करेगी और वो सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी अपने ज्यूरिडिक्शन के लोगों से, ठगी पीड़ितों से भुगतान के आवेदन आमंत्रित करेंगे। लोग वहाँ अपना आवेदन दाखिल करेंगे और वो सक्षम अधिकारी
आरओपी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टीज को सीज करेगा, नीलाम करेगा और जो आवेदक है उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस कराएगा। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी इस कानून के अंतर्गत, वो उस ठगी के कारोबार को संचालित करने वाले लोगों को दंडित करेगी। ये प्रोविजन इस कानून में बनाया गया। और जैसा कि आपने पूछा कि कितने लोग इफेक्टिव हैं, तो लगभग देश के 42 करोड़ परिवार ठगी मामलों से इफेक्टिव हैं। 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हो चुकी हैं। और अमाउंट की अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख करोड़ से ज़्यादा अमाउंट है, जिसको हम ठगी की राशि बोल सकते हैं पूरे देश भर में। अकेले सहारा इंडिया परिवार ने 13 करोड़ लोगों के साथ ठगी की है। लगभग 1.5 लाख करोड़ का घोटाला है। सहारा इंडिया के बाद दूसरा बड़ा घोटाला है PACL पल्स का, जिसमें लगभग जो है 50,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। 6 करोड़ के लगभग विक्टिम हैं। फिर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला है, जिसमें 21 लाख रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं। और लगभग जो है 18-19 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला है वो। उसी तरह से साइंस सिटी का स्कैम है, बाइकोट का है, जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, संजीवनी का है, आपेश्वर का है, खेतेश्वर का है, रोज वैली है, अनिबुलियन नाम का एक स्कैम है, और आपका पिनकोन है, शारदा है। इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हैं, जिन सबको मिला करके हमने एक मोटा मोटी आकलन निकाला है कि लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की ठगी हुई राशि है। और 42 करोड़ लोग इससे इफेक्टिव हैं, विक्टिम हैं ठगी प्रकरणों के। इसी को लेकर के हम लोग जो हैं लड़ाई लड़ रहे हैं अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक नाम के संगठन के बैनर तले कि सरकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को ठीक से क्रियान्वित करे। और जैसा कि इस कानून में प्रोविजन किया गया है कि सरकार ही 180 दिन में पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करेगी। सरकार इसको करे, यही लड़ाई है हमारी। सर एक चीज और कहना था, जो जमा करता है उन्होंने कई जगह कई कंपनियों से लोन भी ली, लोन की राशि 2 गुनी 3 गुनी और रिकवरी वालों का फोन आना। जिन्होंने अपना पैसा जमा किया उनमें से सिर्फ 75% ही रिटर्न दी जाती है लोन के रूप में। उस लोन का ब्याज चलता है, बट लोन का पैसा डबल हो जाता है और परिवार का पैसा आधी हो जाती है। नहीं, लोन मतलब जिस कंपनी में आपने निवेश किया था उससे लोन की बात कर रहे हैं? कई जगह ये कंपनियां लोन भी देती थी, ये कंपनियां लोन भी देती थी। और जो एजेंट होता था उन्हें बकायदा एक चीज गाइडलाइन किया जाता था कि आपको लोन करवानी भी है। तो इसमें जनता का इसके द्वारा जो शोषण होगा वो कैसे बचाया जाएगा? नहीं, अब तो दो ही मत। अगर किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से किसी साथी ने लोन लिया है तो उसे लोन जमा करने की जरूरत ही नहीं है, चूंकि तमाम बैन कर दी गई हैं, इनके कोई ऑफिस नहीं खुल रहे, कहाँ इनको लोन वापस करना है। रिकवरी वाले का फोन आना सर कंटिन्यू चालू रहता है, तो रिकवरी वाले के खिलाफ PCR कॉल करें, पुलिस में FIR कराएं। जो कंपनी बंद हो चुकी है उसका कहाँ दोगे? रिकवरी वाले तो गुंडागर्दी से जबरन धन वसूली कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा। सर मेरा जो सवाल था, कंपनी का लोन का पैसा 2 गुना हो जाता है, लेकिन पब्लिक का पैसा 2 गुना क्यों नहीं हुआ अभी तक कंपनी की नजर में? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अगर देखिए कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैन हो चुकी है और उससे किसी ने लोन लिया था, तो किसको लोन पे करेगा वो? उसको तो पे करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात आप जो कह रहे हो, इसमें एक चीज और है कि कई लोगों ने ऐसा किया है बाइकबोट टैक्सी स्कैम जैसे मामलों में कि बैंकों से लोन लेकर के लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया कंपनी में, ज्यादा लालच, ज्यादा रिटर्न के चक्कर में। तो वो तो देना पड़ेगा बैंकों का लोन तो। लेकिन उसमें भी एक ये है कि भाई अगर आपका पैसा कहीं डूब गया है किसी आपराधिक घटना में, चूंकि ठगी प्रकरण आपराधिक घटना है, तो उसकी बाकायदा प्रॉपर FIR कराइए कि मैंने इस बैंक से लोन लेकर के इस कंपनी में निवेश किया था और ये कंपनी ने मेरा पैसा हड़प लिया या ये प्रतिबंधित कर दी गई, तो उसको वो बैंक भी कुछ ना कुछ रिबेट दे देगा। उसके साथ ऐसा नहीं करेगा कि भाई रिकवरी एजेंट बिठा दे, उसके साथ मारपीट करें या मुकदमेबाजी हो जाए। क्योंकि उसके पास एक ग्राउंड होगी कि हमने जो पैसा वहां से लिया था वो हमारा यहाँ डूब गया, तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा इस चीज का। हमने करवाया है बहुत सारे लोगों का, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दुगना नहीं होता, दुगना तो होगा ही कहाँ से? जो ठग कंपनी बना रहे हैं या चला रहे हैं उनकी नीयत किसी का पैसा डबल करने की नहीं होती, उनकी नीयत जो है केवल ठगी करना होती है। जब तक पैसा आता रहता है पोंजी स्कीम्स के माध्यम से,
तब तक तो ये कंपनियां चलती हैं और 2 गुना क्या 6 गुना भी कई कई लोगों को वापस हो जाता है इसमें। लेकिन जैसे ही वो चैन अंतिम कड़ी पे पहुंचती है कि उसके बाद पैसा आना बंद हो गया पब्लिक से, कंपनी बंद होनी है, चूंकि उसकी नीयत ठीक नहीं थी, वो इतना उसमें झालम झोल कर देते हैं कि उतना रिटर्न दिया ही नहीं जा सकता। सही बात ये है, लोगों को भी इनके झांसे में और लालच में नहीं आना चाहिए, और जो सरकारी बैंक हैं या पोस्ट ऑफिस है उनमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सरकार की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, आजकल तो इंटरनेशनल कंपनी आ गई है बीमा के क्षेत्र में, तो वहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें। और वैसे एक सच्चाई ये भी है कि जो बैंकिंग कानून है आपका, वो भी ये कहता है कि आपकी जमा राशि का किसी बैंक में, मान लीजिए आपने एफडी कर दी 2 करोड़ रुपए की या 1 करोड़ की, और वो बैंक डूब गई इत्तेफाकन, तो आप उस बैंक पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए का क्लेम कर सकते हो। वो बैंक 5 लाख रुपए वापस करेगा आपका। 5 लाख से ऊपर जो आपका अमाउंट है वो डूब जाएगा बैंक के साथ ही। ये बैंकिंग लॉ में भी है। और पहले तो केवल 1 ही लाख था, ये तो 5 लाख भी अब कर दिया है। तो ये रिस्की काम तो है। सर, हमारी जनता को थोड़ा सा ये रह दीजिए, जो रिकवरी एजेंट उसे परेशान करते हैं, उन कंडीशन में घबराए या पुलिस की मदद लें, या आपका जो वर्ड है उन्हें थोड़ा सा पालन करें। देखिए, आरबीआई की गाइडलाइन क्लियर करते हैं रिकवरी के मामले में। कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंस कंपनी रिकवरी एजेंटों के माध्यम से किसी उपभोक्ता को डरा धमका नहीं सकती, उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकती, जोर जबरदस्ती उनसे धन वसूली नहीं कर सकती। अगर ऐसा कहीं होता है तो विक्टिम को, लोन लेने वाले को, कर्जदाता को पुलिस की मदद लेनी चाहिए, पुलिस में एफआईआर करानी चाहिए ऐसे रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, पुलिस आसानी से मुकदमा दर्ज कर लेती है रिकवरी एजेंट्स के खिलाफ, उनको जेल भेज दिया जाता है। आरबीआई ने गाइडलाइन इशू कर रखी हैं, बल्कि हर तीसरे महीने इस पर गाइडलाइन आती है आरबीआई की। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं कि कोई भी बैंक भी, जो सरकारी बैंक है, वो भी किसी कर्जदाता के साथ, कर्ज लेने वाले के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता, उसकी गाड़ी नहीं उठा सकता, उसके साथ कोई मारपीट नहीं कर सकता, उसके घर पर नहीं जा सकता। एक प्रोसेस है, उसके तहत ही सबको अपना पैसा वापस लेने का हक है। धन्यवाद दोस्तों, आप जो देख रहे थे अभी बर्ड्स एक्ट 2019, आपने जो पैसा जमा किया था, हो सके कि आपका एजेंट आपको लोन के लिए अप्रोच किया होगा कि आप लोन ले लीजिए, आपका पैसा भी रहेगा और आपका लोन भी चलता रहेगा सारा कुछ। और उसके बाद जब आपने कंपनी बंद हुई तो आपको लोन की रिकवरी के लिए ज़्यादातर कॉल आ रहे होंगे, तो उससे घबराए नहीं, ना परेशान हो, ना ही अपने आप में ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत है। रिकवरी के लिए यदि ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो आप नज़दीकी प्रशासन का मदद लें और आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे एक भारत। जय हिंद साथियों।